हमारी वर्तमान राजनीति में सबसे ज़्यादा बात होती है वामपंथ और दक्षिणपंथ की, लेकिन अक्सर लोगों को इस बारे में मूल जानकारी नहीं है कि वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या होता है और इससे किन विचारधाराओं का संबंध है या क्या इनका अर्थ होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए भारत में कई लोग समझते हैं कि वामपंथ का अर्थ होता है कोई मार्क्सवादी पार्टियां वगैरह वगैरह, लेकिन वो ये नहीं जानते कि दरअसल सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सारे लोग जो थे वामपंथी थे। इन्होंने वाम से संबंधित पार्टियां बनाई, वाम से संबंधित भाषण दिए, वाम से संबंधित बहुत सारा और भी कुछ काम किया है। तो जयप्रकाश नारायण भी वाम थे और इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों को भूलते हुए अभी मूल बात पर अगर हम बात करें कि वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या होता है, तो इसका सबसे मूल डिमार्केशन जो जाता है, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, वहाँ पर जाके हम देखते हैं तो ये शुरुआत होती है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। फ्रांसीसी क्रांति में ऐसा हुआ था कि फ्रांस एक ऐसी सत्ता था जहाँ पर राजशाही थी। लुई 14वां वहाँ का उस समय राजा था और राजा जो था वो बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हो रहा था व्यवस्था को संभालने में। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। इसकी एक और वजह ये भी थी कि इस पूरे दौर से पहले, फ्रांसीसी क्रांति से ठीक पहले, यूरोप में जो था पुनर्जागरण और इस तरह का पूरा समय आया था जिसमें लोगों के बीच जागृति बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। लोग किताबें पढ़ने लगे थे, खास तौर पे क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आया था, तो लोगों के बीच जानकारी अब सुलभ होने लगी थी, जो कि पहले नहीं थी। जब लोगों के बीच जानकारी आई तो उन्हें लगा कि राजा के पास हमारे ऊपर शासन करने का ऐसा एक छत्राधिकार नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद एक क्रांति हुई। उस क्रांति के बाद राजा को सत्ता से हटाया गया और राजा की जगह पर जो नई सत्ता आई, वो सत्ता आई रिपब्लिक की, अर्थात एक ऐसी सत्ता जहां पर जनता का मालिकाना हक था पूरे स्टेट पर। तो ये जो स्थिति आई, इस क्रांति के बाद जो एक स्थिति बनी थी असेंबली में, फ्रांस की जो असेंबली थी, वहां पर कई लोग इस चीज के फेवर में थे, ज्यादा से ज्यादा शक्ति जो है वो राष्ट्राध्यक्ष के पक्ष में हो। जैसे कि पहले राजा के पास होती थी संपूर्ण शक्ति, तो जो लोग ये मानते थे कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति जो है नए राष्ट्राध्यक्ष के पास हो, रिपब्लिक का जो भी हेड है उसके पास ज्यादा शक्ति हो, उसे कहते थे दक्षिणपंथी। और वो फ्रांस की असेंबली में दाईं ओर बैठते थे और बाईं ओर वो बैठते थे जिनका कहना था कि हमने क्रांति की ही इसलिए है कि राजा की जो सत्ता है उसको हटाया जाए, इसलिए जो राष्ट्राध्यक्ष है वो अपनी जगह पर एक पदवी रहे, लेकिन शक्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा जनता के पास रहे और ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों के ओपिनियन के द्वारा ये सरकार जो है उसको चलाया जाए। तो इस तरह से वाम और दक्षिण में ये अंतर आया और यहाँ पर ये जो विचार है ये वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब भी ऐसी कोई बात आती थी जहां पर जनता का अधिकार ज्यादा से ज्यादा हो या शक्ति जो है वो विकेंद्रित हो, उसको लोग वाम की तरफ मानते हैं। और शक्ति जहां पर केंद्रित होती है मूल की तरफ, यानी राष्ट्राध्यक्ष की तरफ या किसी पूंजीवादी की तरफ या धार्मिक सत्ता में किसी पोप या चर्च, इन लोगों के साथ, तो उसे कहा जाता है दक्षिणपंथ। अब ये जो मूल अंतर है, इसमें सबसे मुख्य जो अंतर दोनों चीजों में बनाती है जो चीज, वो है शक्ति का वितरण। अर्थात शक्ति का वितरण जैसे ही केंद्र की तरफ होता जाता है, यानी किसी एक व्यक्ति के पास, किसी एक संस्था के पास, किसी एक सरकार के पास या राष्ट्र की किसी भी एक संस्था के पास जब भरपूर शक्ति होती है कि वह कुछ भी कर सकती है, तो यह दक्षिणपंथ इस तरफ जाता है और वह हायरार्की में यकीन रखता है, यानी कि सबसे ऊपर शक्ति होती है, वहां से संपूर्ण राष्ट्र का या संपूर्ण व्यवस्था का संचालन होता है। और जो वाम होता है, वाम का विचार होता है कि शक्ति जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई होना चाहिए, अर्थात शक्ति जो है वो वितरित होनी चाहिए। जैसे कि आज हमारे पास राज्य सरकारों के पास भी शक्ति होनी चाहिए, आपके संभाग स्तर पर भी शक्ति होनी चाहिए, और उसके बाद शक्ति जो है वितरित इस तरह से हो कि अगर मान लीजिए राज्य सरकार को कोई चीज ऑब्जेक्शनेबल लगती है केंद्र की, तो वह उसका विरोध कर सके, वह उस पर सवाल पूछ सके। इसी तरह से अगर सरकार का जो निचला स्तर है वहां पर, यहां तक कि ग्राम पंचायत तक के स्तर तक भी शक्ति होनी चाहिए। तो यह जो है शक्ति के वितरण की बात होती है वाम और दक्षिण में। लेकिन बाद में क्या हुआ था इतिहास में कि चीजें इस तरह से बदली कि वाम और दक्षिण की परिभाषाएं धीरे धीरे बदलने लगी, या यूं कहें कि परिभाषाएं तो वही हैं, लेकिन नए दौर में जिन लोगों ने खुद को वाम कहा या जिन लोगों ने खुद को दक्षिण कहा, उन लोगों ने जिस तरह के कार्य किए उनके आधार पर कई नई परिभाषाएं निकल आई या नए अर्थ निकल आए। जैसे कि इसका एक उदाहरण यह हुआ कि जब औद्योगिक क्रांति आई, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के समय में औद्योगिक क्रांति नहीं थी, उस समय औद्योगिक रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो उस समय पे जो क्रांति में जो लोग विरोध में थे, जो सत्ता में थे, वो थे जमींदार, सामंत, राजा, राजशाही और धार्मिक सत्ता। लेकिन अब जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो उसके बाद क्या हुआ था कि पुराने जो जमींदार और सामंत वगैरह थे, उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल ली थी और वही लोग जो थे अब फैक्ट्रियों के मालिक बन गए थे और उन फैक्ट्रियों के माध्यम से मजदूरों का शोषण कर रहे थे। एक नया वर्ग आया था जिसको सर्वहारा वर्ग कहते थे। तो इस चीज के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज उठाई थी, उसमें प्राउडन थे, बकुनिन थे, बाद में मार्क्स आए। तो मार्क्स तो साम्यवाद और एक नया विचार लेके आए थे, लेकिन उससे पहले भी यह चीज चल रही थी। उससे पहले प्राउडन और बकुनिन जैसे लोगों ने
इस तरह के विचार पर बात की थी और इस बात पे काफी लंबा डिस्कशन हुआ था कि ये सारी जो चीजें हैं, जिस तरह से ये नया शोषण की व्यवस्था चालू हो गई है, इसमें कहीं ना कहीं जो निचला वर्ग है, जो वर्ग शोषित हो रहा है, उसके पास एक अधिकार की शक्ति होनी चाहिए। और वो अधिकार की शक्ति कैसे हो, क्या हो, इसके अलग अलग उपाय अलग अलग लोगों ने निकाले, जिनमें से एक मार्क्स का उपाय भी था, एक प्राउडन का उपाय भी था, बखुनिन का उपाय भी था। हाँ, जब लेनिन आया बाद में रूस में, तो सोवियत में, उस समय के सोवियत में, तो लेनिन ने एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था निकाली जो मार्क्स ने नहीं निकाली थी। उस नई व्यवस्था में उन्होंने ऐसा बनाया कि भाई एक सिंगल पार्टी होगी और उस पार्टी के अंदरूनी चुनाव होंगे वगैरह वगैरह होंगे, लेकिन वो पार्टी का जो सत्ता थी वो निरंतर परिवर्तन के पक्ष में थे लेनिन, जो कि बाद में नहीं हो पाया और स्टालिन ने पूरी तानाशाही कर दी। लेकिन इन सारी विचारधाराओं में जब एक 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 परिणाम यह हुआ कि उस समय बीच में विश्व युद्ध भी हुआ, क्योंकि अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी लिबर्टी की, और जो साम्यवादी और सोवियत की तरफ जो लोग जा रहे थे उनका था स्टेट कंट्रोल की तरफ। तो इन दोनों के बीच में विश्व युद्ध का पहला जो एक मुद्दा रहा, वो अक्सर यही माना जा सकता है कि इन दो विचारधाराओं के बीच में भी उसका बहुत बड़ा एक संघर्ष रहा। तो अभी क्या हुआ कि चूंकि ये जो परिवर्तनवादी लोग थे, जो लेनिन वाले थे, लेनिन को भी शुरू में दक्षिणपंथी कहा गया था, दरअसल ये भी एक जानने वाली बात है, और वो कुछ कई हद तक दक्षिणपंथी थे भी। लेकिन बाद में जो चीज हुई थी कि उनको वाम इसलिए कहा गया, मार्क्सवादी विचारधाराओं को, लेनिन को, बाकी सारे लोगों को, क्योंकि ये जो थे ये स्टेट कंट्रोल की बात कर रहे थे और स्टेट कंट्रोल को वाम से जोड़ दिया गया, जबकि मूल रूप से वाम जो था वो स्टेट कंट्रोल का सपोर्टर नहीं था, वो इस चीज का सपोर्टर था। वाम का अर्थ होता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, चाहे वो किसी भी अर्थ में हो। और स्टेट का भी अगर एक छत्र कंट्रोल हो जाता है कहीं पर, जैसे स्टालिन के मामले में हुआ, माओ के मामले में हुआ, इवन लेनिन के मामले में हुआ, तो उस मामले में वह वाम नहीं है, वह अपनी मूल परिभाषा के हिसाब से वह वाम नहीं है, वह दक्षिण है। इसलिए स्टालिन को और लेनिन को भी कई लोग दक्षिणपंथी कहेंगे और उसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर आप इसकी मूल परिभाषा के अनुसार जाएं तो फिर क्या हुआ इसके बाद कि ये जो परिभाषा थी वाम और दक्षिण की, इससे बदला उसके बाद से अमेरिकी और सोवियत प्रोपेगेंडा ने। सोवियत के प्रोपेगेंडा ने यह दिखाया कि जो भी व्यक्ति पूंजीवाद का तरफदार करता है या यह कहता है कि उद्योगों को खुली आजादी होनी चाहिए या ज्यादा आजादी होना चाहिए, उनको वो दक्षिणपंथी कहते थे और उनका विरोध करते थे सोवियत में। यहाँ अमेरिका ने दूसरा प्रोपेगेंडा चलाया शीत युद्ध के दौरान, और उसने ये कहा कि जो भी व्यक्ति इस तरह की कोई भी बात करता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है पब्लिक वेलफेयर की, यानी स्टेट को जनता के भले के कार्य करने की कोई भी जिम्मेदारी है, उसको वो लोग कम्युनिस्ट या वामपंथी या कुछ और कह के उसका विरोध कर देते थे। तो इसकी वजह से ये ध्रुवीकरण आया है इन दो विचारों में। और अब जो लोग हैं, अब लोग वाम और दक्षिण को उसके मूल अर्थ में देखते नहीं है, बल्कि अक्सर ये सोचते हैं कि वाम का अर्थ होता है या तो लेनिन या स्टालिन या मार्क्स या ऐसा कुछ जो कि साम्यवाद से संबंधित है। लेकिन उस पूरी चीज से 100 साल पहले ही वाम का विचार दुनिया में था, और अनार्की भी वाम होती है। ना तो लेनिन अनार्किस्ट थे, ना स्टालिन अनार्किस्ट था, ना ही मार्क्स का रुझान अनार्की की तरफ था, लेकिन फिर भी अनार्की भी वाम की तरफ जाती है। और भी कई सारे ऐसे विचार हैं जो वाम की तरफ जाते हैं, लेकिन वो साम्यवाद, समाजवाद, इन चीजों से सीधा सीधा संबंध नहीं रखते। इसी तरह से दक्षिण का जो होता है, दक्षिण में भी सिर्फ पूंजीवाद ही दक्षिण पंथ नहीं होता, धार्मिक सत्ता भी दक्षिण पंथ होती है। जो पोप था, जो चर्च थे, जो मूल रूप से जिनके विरोध में बात हुई थी वहां पर फ्रांसीसी क्रांति में, वो दक्षिण पंथ पोप और चर्च का शासन था, राजा का शासन था। तो यहां पर बात जब हम आखिर में समझने पर आते हैं तो बात ये आती है कि इनका मूल जो अंतर है वही मूल वाम और दक्षिण की परिभाषा है। वाम एक बड़ा सर्किल बनाता है, दक्षिण भी एक बड़ा सर्किल बनाता है, और बड़े सर्किल में कई सारी चीजें आती हैं और कई बार चीजें इधर की उधर मिक्स भी होती हैं। इसलिए ज्यादातर जो विचारक हैं वो सेंटर के आसपास होते हैं। कोई कहता है मैं सेंटर लेफ्ट हूं, कोई कहता है मैं सेंटर राइट हूं। तो सेंटर के आसपास लेफ्ट राइट होने में सुविधा है, क्योंकि आप कुछ विचारों में लेफ्ट और कुछ विचारों में राइट भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो उदार मना है तो वो अक्सर अपने आप को वाम समझेगा, लेकिन अगर वह बात करता है व्यापार के खुलेपन की, तो जिससे पूंजी और पूंजीपति शक्तियों को पूरी तरह खुलापन मिल जाता है, तो यह दक्षिण का विचार हो जाता है। इसी तरह अन्य मामलों में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो मूल बात यह आ जाती है कि वाम और दक्षिण का अंतर जो है वो किन्हीं पार्टियों का अंतर नहीं है। जैसे भारत में है तो भारत में एक पार्टी वाम है, दूसरी पार्टी दक्षिण है, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ नाम रख रखे हैं। वर्तमान सरकार भी जब किसानों की बात करती, किसानों के लिए कोई नीति बनाती है या शक्ति को लोगों के हाथ में देती है, तो वह एक वाम विचार है। इसी तरह से जैसे जैसे कोई भी शक्ति एक जगह पर एकत्रित होती जाती है, वह एक दक्षिण का विचार है। इस तरह से कई सारे विचार हो सकते हैं, और अभी ये परिभाषाएं बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं, बहुत सारे नए नए अर्थों में भी उपयोग होती हैं। लेकिन जो प्रचलित अर्थ में यह हो गया कि वाम का अर्थ इसका कोई साम्यवाद से संबंध है और दक्षिण का संबंध राष्ट्रवाद से है, यह गलत है, यह पूरी तरह गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक कि दुनिया में वामपंथी राष्ट्रवाद भी होता है और दक्षिणपंथी सार्वत्रिकवाद भी होता है, दक्षिणपंथी उदारवाद भी होता है। इस तरह की कई विचारधाराएं होती हैं। तो अभी आप इस बात को क्लियरली समझें
कि वाम और दक्षिण का जो अंतर है वह वाम और दक्षिण में किन्हीं दो विचारधाराओं का, ऐसा पार्टियों का, वादों का, सांस्कृतिक या राजनीतिक शक्तियों का नहीं है। वाम और दक्षिण का अंतर है शक्ति के बंटवारे का, जहां शक्ति केंद्रित होती जाती है किसी भी ऊपरी वर्ग के पास, जैसे कि पूंजीपति वर्ग हो या फिर धार्मिक सत्ता का वर्ग हो, जैसे कि कोई भी धार्मिक पोप या चर्च या कोई मठ, या फिर राजा हो या फिर कोई तानाशाह हो या फिर कोई खलीफा हो। इन सारे के पास जब शक्ति का केंद्रीकरण होता है तो उसे कहते हैं दक्षिणपंथ, और इसका जो सपोर्ट करते हैं उसे कहते हैं दक्षिणपंथी। और शक्ति के विकेंद्रीकरण की जो बात करते हैं, यानी शक्ति जो है वो एक जगह स्थापित ना होकर लोगों के बीच में बटी हो, लोगों के बीच में छोटे छोटे गुट हों, दल हों, यूनियंस हों, उनके बीच में जो शक्ति बटी हो, उस तरह का कोई भी विचार जो होता है उसे वाम कहते हैं। तो यह अंतर है मूल वाम और दक्षिण का। अब इसके बारे में और भी हम वीडियो बनाएंगे और भी बात करेंगे, और अलग अलग हिस्से जो है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनको भी समझेंगे। लेकिन यह जो धारा है यह चलती रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका समर्थन मुझे प्राप्त हो, आपका सहयोग मुझे प्राप्त हो। और फिलहाल आप अपना सहयोग दे सकते हैं वीडियोज को लाइक करके, सब्सक्राइब करके सबसे खास तौर पर, और वो जो घंटी वाला बटन है उसको दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास सही टाइम से पहुंचते रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें, और मुझे यह वीडियो और आगे बनाने का प्रोत्साहन भी मिलता रहे और मैं काम भी करता रहूं। So thanks a lot, thanks for watching, and let's see each other in the next video.